सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत सशक्त प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए कई घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि विमानन कंपनी इंडिगो सितंबर के मध्य से दिल्ली जोरहाट के बीच सीधी उड़ान शुरू करेगी और इसने राज्य में अन्य स्थानों के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई है। सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे में शुक्रवार को आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन पर वक्फ मदरसा कासिम उल उलूम द्वारा निर्माण कराकर उसे किराए पर देने का आश्चर्य व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 31 मई को राष्ट्रीय राजधानी में अपने शासन के पहले 100 दिन पूरे कर लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले बढ़कर 2710 हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश संक्रमण केरल में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं का लोहा तो दुनिया ने माना ही, साथ ही भारतीय सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और अग्रिम मोर्चे पर डटकर मुकाबला करने की उनकी क्षमता से भी पूरा विश्व रूबरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देवी अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सुशासन की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो के शुभारंभ के साथ साथ दतिया और सतना में हवाई सेवाओं के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है,
तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व, कांटों से भरा ताज, कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने संयुक्त रूप से तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया। इस अभियान की थीम थी स्वस्थ जीवन के लिए चलो तंबाकू छोड़ो, जिसका उद्देश्य आम जनमानस को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर उन्मुख करना था। इस पहल को आईएमए दिल्ली उत्तर जोन और आईएमए रोहिणी शाखा का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत एक जागरूकता पदयात्रा से हुई, जिसमें डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके साथ डॉक्टर गिरीश त्यागी, डीएमए अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार रावल, चिकित्सा निदेशक आरजीसीआई आरसी डॉक्टर सतीश लांबा, मानद राज्य सचिव धनराज खेतरपाल, गवर्निंग काउंसिल सदस्य आरजीसीआई आरसी डॉक्टर अर्चना अत्रेया, चिकित्सा अधीक्षक आरजीसीआई आरसी डॉक्टर प्रवीण भाटिया, अध्यक्ष आईएमए दिल्ली उत्तर जोन, और डॉक्टर रुपेश शर्मा, अध्यक्ष आईएमए रोहिणी जैसे अनेक गणमान्य अतिथियों ने इस अभियान में भाग लिया। पदयात्रा के बाद शाम को डीएमए हाउस दरियागंज में एक विशेष सीएमई सत्र आयोजित किया गया, जिसका विषय था एक्नोलॉजी यानी कैंसर चिकित्सा। यह सत्र रात 8 बजे शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, कुलपति बीएफयूएचएस ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक डॉक्टर अनिल गोयल उपस्थित रहे। डॉक्टर सुधीर कुमार रावल ने भी सत्र में महत्वपूर्ण संबोधन दिया। इस पूरे जागरूकता अभियान का समापन 1 जून 2025 को डमा हाउस दरियागंज में आयोजित एक निशुल्क कैंसर जांच शिविर के साथ होगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें कैंसर के प्रारंभिक जांच, क्लिनिकल ओआरएल और ईएनटी परीक्षण, पीएपी स्मीयर और मेमोग्राफी जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही पोषण संबंधी परामर्श और तंबाकू छोड़ने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वह आगे भी इस तरह की जनहितकारी पहलों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और समाज में तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। दिल्ली के पश्चिमी जिले की साइबर पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए झारखंड के जामताड़ा से एक मुख्य आरोपी सनाउल मिया को गिरफ्तार किया है, जो खुद को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बताकर लोगों को ठगता था। आरोपी ने एक शिकायतकर्ता से मोबाइल स्क्रीन शेयर करवाकर 15 लाख की ठगी की थी।
पश्चिमी जिले के डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि 17 अप्रैल 2025 को साइबर थाने में 2 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें एक व्यक्ति ने बताया कि एक अज्ञात कॉलर ने खुद को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का असिस्टेंट मैनेजर आकाश वर्मा बताया और उनके दोनों बैंक खातों को लिंक करने के नाम पर व्हाट्सएप कॉल कर मोबाइल स्क्रीन शेयर करवा .apk फाइल भेजकर फोन का नियंत्रण हासिल कर लिया और 15 लाख की रकम निकाल ली गई। इस मामले में एसएचओ साइबर वेस्ट इंस्पेक्टर विकास कुमार बुलदक के निर्देशन में एसआई अमित मलिक, हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल सुरेंद्र की एक टीम बनाई गई। एसीपी ऑप्शन पश्चिम जिले की निगरानी में जांच शुरू हुई। मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस की तकनीकी जांच में पता चला कि आरोपी जामताड़ा झारखंड से सक्रिय है। सघन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के बाद टीम ने छापा मारकर आरोपी सनाउल मियां 48 वर्ष निवासी ग्राम मुरली पहाड़ी थाना मरगुमुंडा जिला देवघर को काबू में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने 2 मोबाइल फोनों से .apk फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल पर नियंत्रण प्राप्त करता था और उनके बैंक विवरण हासिल कर धोखाधड़ी करता था। जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें संदिग्ध चैट्स, बैंकिंग क्रेडेंशियल के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। सनाउल मियां ने स्वीकार किया कि उसने यह ठगी वसीम उर्फ पाचू के साथ मिलकर की थी। वसीम फर्जी बैंक कस्टमर केयर विज्ञापन बनाकर गूगल पर डालता था और लोगों को कॉल करने पर .apk फाइल भेजकर स्क्रीन शेयरिंग के बहाने ठगी करता था। इस नेटवर्क के जरिए वे रोजाना 50-60 कॉल प्राप्त करते थे, जिनमें से 4-5 लोगों से सफलतापूर्वक धोखाधड़ी की जाती थी। साइबर ठगी के लिए बैंक खातों की व्यवस्था टेलीग्राम चैनलों के जरिए की जाती थी, जिन्हें बाद में धोखाधड़ी की रकम को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जाता था। गिरफ्तार सनाउल मियां पहले भी साइबर आउटर नॉर्थ थाना क्षेत्र के एक मामले में शामिल रह चुका है। गिरोह के दूसरे सदस्य वसीम की तलाश जारी है, उसे शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक होटल में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में शामिल 3 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने डकैती में लूटी गई 39,000 की नकदी, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें, 2 चाकू और अपराध के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। पश्चिम जिला के डीसीपी विचित्र वीर आईपीएस ने बताया कि घटना 29 मई की सुबह नॉर्थ एवेन्यू रोड स्थित होटल सैफरन गोल्ड में घटी थी, जहां 7 युवकों के एक गिरोह ने चाकू की नोक पर 50,000 नगद और 2 मोबाइल फोन लूट लिए थे। मामला प्रकाश में आने के बाद पंजाबी बाग थाने की टीम के साथ साथ पश्चिमी जिले की स्पेशल स्टाफ को भी जांच में लगाया गया। जांच का नेतृत्व एसीपी विजय सिंह कर रहे थे, जिनके निर्देशन में इंस्पेक्टर संजय दहिया, इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य, एसआई संदीप यादव, एसआई मनीष हल्दा, एसआई दीपेंद्र, एसआई अनिल चिकारा सहित दर्जनों पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम बनाई गई। जांच के दौरान सामने आया कि सभी 7 आरोपी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे। 4 युवक होटल के भीतर दाखिल हुए, जबकि 3 बाहर निगरानी में लगे थे। वारदात से पहले एक आरोपी, जिसने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की टी-शर्ट पहन रखी थी, आधा घंटा पहले होटल में रेकी करने भी आया था। जांच में यह भी पता चला कि डकैती में इस्तेमाल की गई एक बाइक थाना मोदीनगर क्षेत्र से सुदर्शन पार्क से एक रात पहले ही चोरी की गई थी। तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनमें 2 नाबालिग थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य साजिशकर्ता पहले इसी होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत रह चुका था और उसे रिसेप्शन पर रखी नकदी की जानकारी थी। उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात की योजना बनाई थी और अपराध में इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल भी खुद चोरी की थी। पहले पकड़े गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगातार दबिश देते हुए बाकी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 किशोर शामिल हैं। पुलिस की तेज कार्रवाई ने महज 24 घंटे में अपराधियों को कानून के शिकंजे में पहुंचा दिया। मामले की जांच जारी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर और पार्किंग भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक अधोसंरचना न केवल न्याय प्रक्रिया की गति को तेज करेगी बल्कि प्रदेश की गति को भी एक नया आयाम देगी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत की विरासत की इस धरा पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति का और भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों का, केंद्रीय कानून मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवमयी दिन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती वर्ष के साथ ही यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जोड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर, इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे, भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को
बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को नमन किया और अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता है तो जबलपुर शहर सेना को गोला बारूद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने पहलगांव हमले को सुरक्षा में चूक बताया और कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त केंद्र सरकार की कार्रवाई का पूरा समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कांग्रेस भारतीय सेना के साथ खड़ी रही। नमन करता हूं उन नौजवानों को जो देश के सीमाओं की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें नमन करता हूं आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को जिसके 300वीं जयंती है। मैं नमन करता हूं रानी दुर्गावती को, मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस को जो यही त्रिपुरी सम्मेलन में दूसरे बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने नारा दिया जय हिंद का। मैं नमन करता हूं इंदिरा गांधी को जिनके नेतृत्व में निक्सन को भी के दबाव में न आते हुए युद्ध जारी रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। मैं उन महान सपूतों को नमन करता हूं कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का यदि समर्पण कराया तो भारतीय सेना ने कराया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण उन्होंने बांग्लादेश में कराया। उन सेना के जवानों को, अधिकारियों को नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां जब युद्ध होता है तो जवानों को गोला और बारूद उपलब्ध कराने का काम ये जबलपुर शहर कराता है। इस धरती को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी जो बात आई पहलगाम की घटना से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कहती रही कि बहुत शांत है और आप बिना डरे बिना भय के आप कश्मीर जाएं, यात्रा करें। हजारों परिवार यात्रा किए, पहलगाम गए, 2000 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन सुरक्षा में एक जवान भी नहीं था, एक पुलिस के सिपाही भी नहीं था। 4 आतंकियों ने 26 लोगों को उसके धर्म पूछ कर मारा, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता एक स्वर से यह आतंकी हमले का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही समर्थन किया, सरकार जो भी निर्णय ले हम सरकार के साथ हैं। देश उद्वेलित था कि कब आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी राजनीति कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हम लोग धैर्यपूर्वक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भारत सरकार की समर्थन करते हैं जो भी फैसला ले। और उस फैसले में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी हुई थी। आज सवाल का जवाब देने का अवसर है। मनमोहन सिंह जी चुप रहते थे लेकिन कारगर कदम उठाते थे, मजबूत कदम उठाते थे। उन आतंकवादियों को वहीं बॉम्बे में उनकी हत्या करो, उनको मौत के गले उतार दिया। मनमोहन सिंह जी ने एनएसजी उतारा, एक कसाब बचा था उसे भी जिंदा पकड़ा और उसके बाद उसके भी फांसी की सजा मिली। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जब घटना घटी आपने एनएसजी क्यों नहीं उतारा, आप सेना क्यों नहीं उतारे, आप वहां के अर्धसैनिक बल को क्यों घेरा करने का आदेश नहीं दिया, पुलिस के जवानों को घेरा करने का की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी। ये सवाल आज भी है। पहला सवाल कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं, दूसरा सवाल वो 4 आतंकी कहां हैं, आज भी सरकार के पास जवाब नहीं। तीसरा सवाल यह है कि आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया। चौथा सवाल यह है कि सीज फायर किया तो निर्णय किसने लिया, अधिकारी स्तर पर कि सरकार के स्तर पर। पांचवा सवाल यह है किस शर्त पे आपने सीज फायर किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अहिल्याबाई जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय, करुणा, धर्मनिष्ठा और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में बहुत सारे लोग इसमें अनेक बार कार्यक्रमों में आए हैं। उनका तो विशेष रूप से, और जो पहली बार आए हैं मैं उनका हृदय से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की गौरवशाली इतिहास, वीरता, त्याग और बलिदान की अद्भुत गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इस पावन भूमि पर भी समय समय पर अनेक ऐसे राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायिकाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया है। अगर हम बात करें, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराजा सुहेलदेव हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सभी विभूतियां इतिहास की अमर विभूतियां हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वो न केवल मालवा की कुशल प्रशासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनर्निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र